हाँ जी बच्चे, आज की थ्योरम जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेपर में बाय नेम आएगी स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग मॉर्फिज्म। बाय नेम आने का मतलब स्टेटमेंट भी आपको याद रखकर जाना है। बच्चे स्टेटमेंट क्या है? एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट रिंग। ध्यान से सुनना बच्चे, एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है। पेपर में सिर्फ इतना लिखा आएगा स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग मॉर्फिज्म। तो स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए और उसका डेरिवेशन भी। तो स्टेटमेंट सुनो क्या है? कहता है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट रिंग। याद करो जब हम पहली यूनिट पे थे वहां पर हमने रिंग मॉर्फिज्म को सुना था बच्चे। उन सब बातों का यूज आज होने वाला है, तो बड़े आराम से बोर्ड के ऊपर फोकस कर लो बच्चे। ये सारी लाइनें तुम भी लिख पाओगे बड़े आराम से अगर तुम इस स्टेटमेंट को समझ गए हो। स्टेटमेंट में हमसे ये कहा गया है कि कोई होमोमॉर्फिक इमेज लेकर चलनी है, उस होमोमॉर्फिक इमेज को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। किसके साथ? कोशेंट रिंग। तो बच्चे क्वेश्चन में मुझे क्या क्या बुलाना पड़ेगा? एक तो होमोमॉर्फिक इमेज बुलानी पड़ेगी और एक मुझे क्या बुलाना पड़ेगा? कोशेंट रिंग। फिर इन दोनों को बुलाकर इन दोनों के बीच में जो फंक्शन डिफाइन करूंगा उस फंक्शन को क्या प्रूव करूंगा? आइसोमॉर्फिक। अब बच्चे आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमें कितनी बातें करनी होती है? 3, 1 1 ऑन टू और रिंग मॉर्फिज्म। तो बच्चे लिखने का तरीका, सबसे पहले मैंने r और r डैश दो क्या लिए बच्चे? रिंग। f नाम का कोई फंक्शन लिया जो कहां से कहां डिफाइन किया? r से r डैश में। तो बच्चे देखना r और r डैश दो रिंग लिए, एक f नाम का फंक्शन लिया जो किस से किस में डिफाइन किया? r से r डैश में। अगर सोचो रिंग में कोई a नाम का एलिमेंट है तो जो r डैश होगा उसमें एलिमेंट की शक्ल कैसी होगी? f को इस पे लगाएंगे तो इसका एलिमेंट मिलेगा। तो बच्चे f को a पर लगाएंगे तो क्या बनेगा? fa। और एक्चुअल में रिंग का नाम r डैश है तो ये fa किसके बराबर होगा? a डैश के। तो बच्चे जो मैंने फंक्शन f नाम का डिफाइन किया उसको यहाँ पर लिखा कि जब भी आप f को a पर लगाओगे तो तुम्हें रिजल्ट में क्या मिलेगा? a डैश। अब ये काम क्यों किया? बच्चे एक f नाम का फंक्शन लिया जो कहां से कहां डिफाइन किया? r से r डैश। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सी इमेज लेनी है? होमोमॉर्फिक इमेज। तो बच्चे होमोमॉर्फिक इमेज, जब भी इमेज वर्ड का नाम आएगा उसका मतलब कोई ना कोई फंक्शन रहा होगा जिसकी यहाँ पर कोई ना कोई क्या मिली होगी? इमेज। तो बच्चे मैं f को कौन सा फंक्शन लेकर चल रहा हूँ? होमोमॉर्फिज्म। कहीं ना कहीं वर्ड क्या आ रहा है बच्चे? होमोमॉर्फिक इमेज। इमेज सेकंड सेट को बोलते हैं। इमेज किसको बोलते हैं? सेकंड सेट को। r डैश को अगर होमोमॉर्फिक इमेज बोलना है तो बच्चे जरूरी है कि वो f फंक्शन में दो प्रॉपर्टी हो, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म का मतलब होता है वो f दो प्रॉपर्टी रखेगा। कौन कौन सी? ऑन टू और रिंग मॉर्फिज्म। क्योंकि हमें बोला गया स्टेटमेंट में होमोमॉर्फिक इमेज लेकर चलो, तो बच्चे इसका मतलब जो f फंक्शन मैंने डिफाइन किया है r से r डैश में, वो f फंक्शन क्या क्या है बच्चे? ऑन टू भी है और रिंग मॉर्फिज्म भी है। अब याद करो रिंग मॉर्फिज्म की डेफिनेशन लिखवाई हुई है बच्चे। रिंग मॉर्फिज्म में कितनी प्रॉपर्टी है? दो। fa plus b is equal to fa plus fb और fa into b is equal to fa into fb। ये f हमें गिवन है कि होमोमॉर्फिज्म है। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो ये इमेज क्या बनेगी बच्चे? होमोमॉर्फिक इमेज। तो एक्चुअल में हमारे पास इस थ्योरम में होमोमॉर्फिक इमेज किस सेट का नाम है? r डैश। तो बच्चे पहले तो मैंने इतने से लेकर इतने पैराग्राफ में इस होमोमॉर्फिक इमेज को इंट्रोड्यूस किया। होमोमॉर्फिक इमेज लाने के लिए मुझे क्या लाना पड़ा? दो रिंग, एक तो r और एक r डैश। r से r डैश में एक फंक्शन डिफाइन किया किस नाम का? f नाम का। क्योंकि वो होमोमॉर्फिक इमेज की बात कर रहा है तो अगर r डैश को मुझे होमोमॉर्फिक इमेज बनाना है तो जरूरी है उस f फंक्शन में कितनी प्रॉपर्टी हो? दो। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी लेकर चला? f ऑन टू भी है और रिंग मॉर्फिज्म। क्योंकि जो फंक्शन इन दो प्रॉपर्टी को रखता है तो उससे जो सेकंड सेट है वो क्या कहलाता है बच्चे? होमोमॉर्फिक इमेज। तो जब भी वर्ड होमोमॉर्फिज्म आएगा तो उसका मतलब कितनी प्रॉपर्टी से है? दो। वो फंक्शन ऑन टू भी होगा और वो फंक्शन रिंग मॉर्फिज्म भी होगा। पहले बताओ होमोमॉर्फिक इमेज तक का काम समझ आया? फिर वो कहता कि होमोमॉर्फिक इमेज को आइसोमॉर्फिक प्रूव करो किसके साथ? कोशेंट रिंग। अब जरूरी है मेरे पास क्वेश्चन में क्या हो बच्चे? कोशेंट रिंग। कोशेंट रिंग हमने कल परसों पढ़ी है। कोशेंट रिंग के लिए जरूरी है कि जो चीज नीचे लिखोगे वो आइडियल होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? आइडियल। और उसके लिए हमने क्या कहा बच्चे? r डैश को तो हमने क्या बना दिया? होमोमॉर्फिक इमेज। किसकी? r की। फिर हमने कहा वी नो दैट कर्नल हमेशा क्या होता है? सब रिंग। अच्छा वेयर k इज इक्वल टू, बच्चे कर्नल की क्या डेफिनेशन होती है? पहले सेट
के वो एलिमेंट जिनके ऊपर फंक्शन लगाने पर वो दूसरे ग्रुप की किससे मैपिंग आइडेंटिटी, जहां पर ये 0 डैश r डैश का क्या है बच्चे आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा सिंस कर्नल हमेशा क्या होता है सब रिंग और आइडियल उसके अंदर ही छुपा होता है बच्चे, तो कर्नल क्या हो गया हमारे लिए आइडियल। अलग से अगर कोई चीज लेकर चलता तो पहले उसको प्रूव करना पड़ता कि वो क्या बनता है बच्चे आइडियल, पर कर्नल को लेने से फायदा ये हो गया कि हमें इतना काम नहीं करना पड़ेगा, तो सीधा के नाम का बंदा क्या लेकर चल पड़े कर्नल। कर्नल हम जानते हैं क्या होता है सब रिंग, तो इनबिल्ट उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी आइडियल, और अगर के आइडियल है बच्चे तो r अपॉन k को हम क्या कह सकते हैं कोशेंट। वैसे कोशेंट रिंग के लिए नीचे वाली चीज का सब रिंग होना जरूरी होता है, क्या होना जरूरी होता है सब रिंग। कोई चीज आइडियल है तो आइडियल भी क्या होता है सब रिंग, और कर्नल को हमने याद करो पहले चैप्टर में प्रूव किया हुआ है कि वो एक सब रिंग होती है। अगर कर्नल सब रिंग होती है तो r अपॉन k क्या बनेगा कोशेंट रिंग। अगर अलग से कुछ लेकर चलता तो उसको प्रूव करना पड़ता कि वो सब रिंग है, पर कर्नल हमेशा ही क्या होता है बच्चे सब रिंग, तो r अपॉन k क्या बनाकर गया कोशेंट रिंग। अब सोचो r अपॉन k अगर कोशेंट रिंग है तो r अपॉन k में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, r अपॉन i में किस टाइप के होते हैं i प्लस a, तो r अपॉन k में किस टाइप के होंगे k प्लस a, जहां पर ये a एलिमेंट कहां से आता है r से, वो पूरा डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अच्छा कोशेंट रिंग की कितनी प्रॉपर्टी होती है दो बच्चे, अगर नीचे i होता है तो यहाँ पर लिखते हैं i प्लस a, और प्रॉपर्टी क्या लिखते थे बच्चे i प्लस a प्लस i प्लस b इज इक्वल टू i प्लस a प्लस b। आज वर्ड k है तो बच्चे k प्लस a प्लस k प्लस b को क्या लिख सकते हैं k प्लस a प्लस b, एक एक खत्म हो जाएगा। ऐसे ही k प्लस a इंटू k प्लस b को क्या लिखेंगे k प्लस ab। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है कोशेंट रिंग की। सुनो क्या क्या कर दिया, गिवन में कितनी चीजें लिखी बच्चे, एक तो होमोमॉर्फिक इमेज के हिसाब से सारा काम किया, प्लस कोशेंट रिंग चाहिए थी तो k को इंट्रोड्यूस किया और r अपॉन k को क्या बना दिया कोशेंट रिंग। इतना काम तो सिर्फ स्टेटमेंट में जो दो चीजें चाहिए कौन कौन सी होमोमॉर्फिक इमेज और कोशेंट रिंग वो लिखा, ये तो गिवन था हमें। अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो होमोमॉर्फिक इमेज है, होमोमॉर्फिक इमेज किसका नाम है r डैश का, r डैश, और कोशेंट रिंग किसका नाम है r अपॉन k। हमें r डैश और r अपॉन k में जो फंक्शन लेकर चलेंगे उसको क्या प्रूव करना है आइसोमॉर्फिक। अब उसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो उसमें कितनी प्रॉपर्टी तीन, तो बच्चे ध्यान से सुनो। अब हमने लिखा टू प्रूव, हमें सिद्ध क्या करना है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट रिंग। तो इसका मतलब मेरे को पहले कोई फंक्शन लेकर तो चलना पड़ेगा, किससे किसके बीच में r अपॉन k और r डैश। r अपॉन k क्या चीज है कोशेंट रिंग, और r डैश क्या है बच्चे होमोमॉर्फिक इमेज। तो मैंने क्या लिखा, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया किस नाम से फाई, क्योंकि f तो यूज हो चुका है तो हमने फंक्शन का नाम क्या ले लिया फाई। एक फाई नाम का फंक्शन लिया जो कहां से कहां डिफाइन किया r डैश से r अपॉन k, सच है उल्टा लिख दिया बच्चे, थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सही करके लिखना r अपॉन k से किसमें r डैश में। अभी उसका भी रीजन बताते हैं कि क्यों नहीं हमने इसको उल्टा प्रूव किया। r अपॉन k से किसमें डिफाइन किया r डैश, बच्चे क्वेश्चन में r अपॉन k क्या है कोशेंट रिंग और r डैश क्या है होमोमॉर्फिक इमेज। तो हमने फाई नाम का फंक्शन लिया जो r अपॉन k से किसमें डिफाइन किया r डैश। तो बच्चे डायग्राम बनाया, r अपॉन k नाम का सेट बना दिया, एक r डैश नाम का सेट बना दिया, ये तो कोशेंट रिंग है और ये होमोमॉर्फिक इमेज, और इनके बीच में जो फंक्शन डिफाइन किया उसका नाम क्या रख दिया फाई। अब सुनो r अपॉन k में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं k प्लस a, इसमें तो k प्लस a, और हम जानते हैं बच्चे r डैश में किस टाइप के एलिमेंट है fa टाइप के, तो यहाँ पर लिखे fa। पर हम जानते हैं अगर कोई फाई फंक्शन हमने डिफाइन किया है तो बच्चे फाई को जब तुम इस पर लगाओगे तो कौन मिलेगा ये मिलेगा। तो बच्चे फंक्शन क्या डिफाइन हुआ, फाई को जब तुम किस पे लगाओगे k प्लस a, फाई को जब तुम किस पे लगाओगे k प्लस a, तो तुम्हें क्या रिजल्ट मिलेगा fa। तो फाई को k प्लस a पर लगाया तो क्या रिजल्ट मिला fa। इसको भी एक इक्वेशन मार्क कर दिया, इक्वेशन नंबर 7। बच्चे इतना काम करने के बाद बस अब इतना सा काम रह गया प्रूव करना, हमें r अपॉन k को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है किसके साथ r डैश। r डैश का मतलब कौन सी इमेज होमोमॉर्फिक इमेज। अगर इसको और इसको हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो इस फाई फंक्शन में कितनी बातें तीन, कौन कौन सी 1 1 onto और रिंग मॉर्फिज्म। क्योंकि फाई फंक्शन मैं अपनी मर्जी से मानकर चला हूं तो पहले मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि वो फंक्शन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, तो पहले मुझे उस फाई को क्या प्रूव करना पड़ेगा वेल डिफाइंड। वैसे
आइसोमॉर्फिज्म में कितनी प्रॉपर्टी करते हैं? 3। पर क्योंकि फाई हम अपनी मर्जी से बनाकर चले हैं तो पहले ये शो करेंगे कि वो फंक्शन एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। तो बच्चे पहली बात तो ये प्रूव करूंगा, फिर ये तीनों अगर हो गई तो ये फंक्शन फाई क्या प्रूव हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म। और अगर फाई आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो कोशेंट रिंग और होमोमॉर्फिक इमेज आपस में क्या हो जाएंगी? आइसोमॉर्फिक, और थ्योरम खत्म हो जाएगी। अब 3 बातें तो करनी है, उससे पहले एक बात क्या करनी पड़ेगी? वेल डिफाइंड। तो बच्चे ये पहला अगर आप बताओ कुछ पता लगा क्या हमें? ये तो इतनी चीज तो हमें गिवन ही थी क्वेश्चन में। बिल्कुल वही है, बस वही है बच्चे। और यही काम जो रिंग में पढ़ा है ना, वही काम है किसमें पढ़ेंगे हम? वेक्टर स्पेस में। वेक्टर स्पेस में नाम होगा स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कोशेंट स्पेस। यहाँ पर वर्ड है कोशेंट रिंग, वहां पर वर्ड आएगा कोशेंट स्पेस। सेम ही चीज लिखूंगा, बस वहां पर सारी जगह वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस, यहाँ पर रिंग रिंग रिंग। क्लियर है बच्चे? हाँ ये सुन लो रीजन बच्चे, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। हमें या तो ये रट के जाना है कि फाई नाम का फंक्शन कहां से कहां डिफाइन किया है? r अपॉन k से r डैश। हम r डैश से तो r अपॉन k भी तो कर सकते थे बच्चे। इससे करने से एक ही फंक्शन पे एक फंक्शन और लग जाता। सोचो अगर मैं यहाँ पर r डैश लेता और फाई नाम का फंक्शन मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता किसके साथ? r अपॉन k के साथ। तो r डैश में किस टाइप का एलिमेंट है? fa। और बच्चे इसमें किस टाइप का एलिमेंट है? k प्लस a। अगर आप फंक्शन डिफाइन करते तो फाई किस पे लगता? f पे। कंपोजिट फंक्शन पढ़े हुए हैं? क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे, प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। तो बेटर आपने इन दोनों सेट को आपस में क्या कर दिया? इंटरचेंज। अब इजी है क्योंकि इसके ऊपर कोई फंक्शन नहीं लगा हुआ, तो सीधा फाई को इस पे लगाया और रिजल्ट क्या मिल गया? fa। डबल फंक्शन आया नहीं तो कंपोजिट वाला काम करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपोजिट की भी डोमेन और रीजन सब कुछ बताना पड़ेगा, फिर काम बच जाता है बच्चे। बेटर आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? 1 1 1 2, इसका मतलब यहाँ से यहाँ फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ भी, वो भी प्रूव कर देंगे कि यहाँ से यहाँ कर रहा है। और अगर यहाँ से यहाँ 1 1 1 2 और सब कुछ है तो फिर यहाँ से यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो बच्चे इसलिए ध्यान रखना है कि जो फंक्शन लेकर चलोगे वो कहाँ से कहाँ? r अपॉन k से r डैश, r डैश से r अपॉन k नहीं लेना। बोलो करना स्टार्ट करें बच्चे। अब ये मैं रुका इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ ही तुम्हें करना है, नोट नहीं करना। पहले देख लो फिर नोट करना। यहाँ तक तो जो चीजें गिवन थी वही लिखी है मैंने। बच्चे अब फाई को क्या प्रूव करना है? वेल डिफाइंड। बच्चे वेल डिफाइंड के लिए हम हमेशा दो एलिमेंट्स, पहले सेट के दो एलिमेंट को आपस में क्या लेकर चलेंगे? इक्वल। और प्रूव करेंगे कि उनकी इमेज भी क्या होगी? इक्वल। तो बच्चे दो एलिमेंट इक्वल लेकर चलने का मतलब पहला सेट ये वाला है, इसके दो एलिमेंट कौन कौन से होंगे? k प्लस a और k प्लस b। तो मैं k प्लस a को किसके इक्वल लेकर चलूंगा? k प्लस b। तो जब भी फंक्शन को वेल डिफाइंड प्रूव करना हो, आप पहले सेट के दो एलिमेंट्स को क्या लेकर चलो? इक्वल। और प्रूव करो कि उनके ऊपर फंक्शन लगने पर वो भी क्या होंगे? इक्वल। फंक्शन लगने का मतलब इमेज। भाई फाई इस पे लगाऊंगा तो इसका एलिमेंट बनेगा ना, फाई k प्लस a किस में होगा? r डैश में। तो हमें ये प्रूव करना होता है कि अगर पहले सेट के कोई दो एलिमेंट इक्वल है तो उनकी इमेज भी क्या है? इक्वल। और इमेज इक्वल है इसका मतलब एक एलिमेंट है, देखो k प्लस a बराबर क्या है? k प्लस b। अगर इसके कोई दो एलिमेंट इक्वल है तो उनकी इमेज भी क्या है? इक्वल। यानी एक बंदा एक से ही मैपिंग कर रहा है तो वो फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर एक बंदे की दो इमेज आ जाए फिर वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो वेल डिफाइंड के लिए हमेशा दो एलिमेंट इक्वल लेकर चलो और प्रूव करो उनकी इमेज भी क्या होगी? इक्वल। बच्चे 1 1 में उल्टा, जब मैं 1 1 प्रूव करूंगा तो उसमें ये चीज इक्वल लेकर चलूंगा और ये चीज मैं प्रूव करूंगा। इसका मतलब अगर दो इमेज इक्वल है तो वो एलिमेंट भी क्या है? इक्वल। तो एक की क्या मिल रही है? एक इमेज। अब इसको करने का तरीका सीख लो बच्चे, बस अगर ये चलाना सीख गए तो कुछ चल पड़ेगी। देखो ध्यान से, लेकर तो चलेगी दो एलिमेंट इक्वल, प्रूव करना है इनकी इमेज भी क्या होगी? इक्वल। तो जो चीज इक्वल लेकर चला उसको बुला लिया। क्या इक्वल लेकर चला? k प्लस a इक्वल टू k प्लस b। मैंने लिखा कि k प्लस a बराबर लेकर चले हैं k प्लस b। बच्चे दोनों तरफ माइनस b एलिमेंट जोड़ दिया। दोनों तरफ क्या जोड़ दिया? माइनस b। अगर इधर माइनस b जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? k प्लस a माइनस b। और यहाँ पर b में माइनस b जोड़ूंगा तो बच्चे b किसका एलिमेंट है? रिंग का। चेक करो इसमें k प्लस a में a कहां से आता है? r से। और r क्वेश्चन में क्या लेकर चले हैं? रिंग। तो बच्चे b माइनस b आइडेंटिटी, या कह दो b से माइनस b क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो बच्चे ये स्टेप सिंपल यही था ना। अब कुछ बच्चे तो ये देख रहे हैं कि b को उधर ले गए, ऐसा भी देख सकते हो, कोई बात नहीं है। पर वैसे लॉजिकली हमने क्या किया? दोनों तरफ क्या जोड़ा है? माइनस b। और इधर वाला b और माइनस b आइडेंटिटी लॉ से क्या बन गया? 0। फिर k प्लस 0 क्या लिख दिया बच्चे? k। पर इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, सीधा कर दिया। बच्चे इतना करने के बाद तुमने पता नहीं ग्रुप थ्योरी पढ़ी है या ना पढ़ी, आपने एक प्रॉपर्टी जरूर सुनी होगी,
h प्लस स्मॉल h इक्वल टू अगर कैपिटल H, तो बच्चे स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। सुना हुआ ये कुछ? नहीं सुना हुआ तो ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे, ध्यान से देखो बच्चे। ये मेरा क्या हो गया कैपिटल H, ये मेरा क्या हो गया कैपिटल H, ये पूरा मेरा क्या हो गया स्मॉल h। कैपिटल H प्लस स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H, कैपिटल H प्लस स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H। तो बच्चे स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। बच्चे स्मॉल h में कौन है a माइनस b, किस में चला गया k में। पहले बताओ ये डेफिनेशन क्लियर है। अब a माइनस b अगर k में चला गया तो क्वेश्चन में k क्या चीज है कर्नल। अगर k कर्नल है और a माइनस b k का है, बच्चे जो भी एलिमेंट k में आते हैं, देखो k की डेफिनेशन, जो भी a k में आ रहे हैं तो पक्की बात है वो इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई। तो अगर a माइनस b k का है तो a माइनस b पर f लगाने पर वो दूसरे ग्रुप की किससे मैपिंग आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे इसके बाद बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। नोट बाद में करना बच्चे, पहले देख लो। अगर ये बंदा k में है तो कर्नल की डेफिनेशन से इसके ऊपर f लगाने पर ये दूसरे ग्रुप की किससे मैपिंग आइडेंटिटी। तो क्या लिख दूं f को a माइनस b पर लगाने पर वो दूसरे ग्रुप की क्या देगा आइडेंटिटी। अब बच्चे f क्वेश्चन में देखो क्या दिया, f क्वेश्चन में क्या है रिंग मॉर्फिज्म। तो रीजन में लिखा क्योंकि f क्वेश्चन में क्या है बच्चे रिंग मॉर्फिज्म, तो रिंग मॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगा दो। रिंग मॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी बोलो क्या है f a प्लस b को लिख सकते हैं f a प्लस f b, तो f a माइनस b को f a माइनस f b। बच्चे बराबर में क्या चल रहा है जीरो डैश, बच्चे माइनस का f b उधर जाकर प्लस का, तो कहने का मतलब f a बराबर क्या आ गया f b। जीरो को तो किसी में भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइडेंटिटी लॉस हो गया मतलब। अब f a बराबर f b, बच्चे क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 7 दिख रही होगी, f a किसके बराबर है फाई a प्लस a, जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है। तो यूजिंग इक्वेशन 7 जैसे ही समीकरण 7 का यूज करेंगे तो f a किसके बराबर है फाई a प्लस a, और बच्चे f b किसके बराबर है f b फाई a प्लस b। तो बच्चे चेक करो जो लाइन हमें प्रूव करनी थी वो आ चुकी है, तो फंक्शन क्या प्रूव हो गया वेल डिफाइंड। अब 1 1 ऑन पर वो करेंगे, जल्दी से नोट कर दो बच्चे, इसी का उल्टा 1 1 हो जाएगा। सो फाई इज वेल डिफाइंड, स्पीड से नोट कर देना इसको। 12 नंबर में आएगी बच्चे, करो 12 नंबर में आएगी, कंफर्म आएगी, लिख लो बच्चे इसको और आ जाए। बड़ी सिंपल सी थ्योरम है, बस उसके लिए पहले वाला सारा ज्ञान होना चाहिए बच्चे। अगर रिंग मॉर्फिज्म याद नहीं है, कर्नल याद नहीं है, आइसोमॉर्फिज्म याद नहीं है, तो फिर तो मुश्किल है। फर्स्ट ईयर में जिस टाइम पे तुमने पेपर दिए थे कि भाई नेम आइए स्टेट ऑटोमेटिक भी करवाया था कि कोई और क्यों करके ही मत जाना से वो पढ़ जाना। 12 नंबर के आएंगे बच्चे। बच्चे बिना बातें किए स्पीड से नोट कर दो, क्योंकि अभी इसमें 3 प्रॉपर्टी और करनी है और वो आज ही करवानी है, नहीं तो थ्योरम का सारा काम ही खराब हो जाएगा, नहीं तो सारा कुछ लिखना पड़ जाएगा वापस। कोई बच्चा ऐसा भी है जो वो वाला बोर्ड नोट कर रहा है, ठीक है, अगर वो नहीं नोट कर रहे पर उसकी जरूरत पड़ेगी डेफिनेशंस के इक्वेशंस से। सर आप जस्ट चेक करके कुछ नहीं देखते पता लग जाता है बच्चे, सिंबल्स लगाए हुए पता लग जाता है कि बंदे को चलाना आ रहा है या नहीं चलाना आ रहा। अलजेब्रा की कॉपी तो बड़े इजीली चेक हो जाती है, देखते पता लग रहा है बच्चे, कर्नल बुन्ना नहीं लिखा हुआ, वो नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब कुछ नहीं आता उसको काटा। लिखने के नंबर है ना बच्चे, रिप्रेजेंटेशन तुम्हें खुद दिख रही है कि हमने कैसे प्रॉपर पहले सारी चीजें जो जो चीजें चाहिए थी वो डिफाइन की, फिर जो चीज प्रूव करनी है वो दिखाई, फिर उसको प्रूव करने के लिए क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा वो दिखाया, फिर क्रम में एक एक चीज बुलाई और प्रूव की, फिर तो बीच में एक आधी चीज मान लो भूल भी गए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ नहीं पड़ता, वो निकल जाता। बाद में ऐसे घुस-घुस करते हैं ना, उससे ज्यादा डाउट आता है टीचर को, किसको लगता है कुछ नहीं पता है, इसने चीटिंग की है। स्मूथली चल रहा है काम, बीच में तुम एक आधी इक्वेशन भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखी तो नहीं लिखी, सीधा लिख दिया बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। मान लो कर्नल लिखना भूल गए तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल बस ये लिख दिया। बीच में अगर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके एरो लगा के वो घुसाते हो, ये करते हो, वो लगता है ऐसे चीटिंग कर रहा है, कुछ नहीं आता, तुक्के बिठा रहा है, दिक्कत है। चल मैं इक्वेशन नंबर याद कर लेता हूं बच्चों।
दूसरी तीसरी सारे करना बच्चे। अरे जल्दी से करो बच्चे, आज के दिन में कंप्लीट हो गया बच्चे। फंक्शन क्या प्रूव हो गया? वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड के बाद क्या प्रूव करना है? 1 1। जिस बच्चे को 1 1 प्रूव करना ना आए वो या तो इसका क्या चला देना उल्टा, नहीं तो हम तो लॉजिकली प्रूव कर रहे हैं। तो बच्चे मैं मिटा रहा हूं इसको। इक्वेशन नंबर मैंने याद कर ली है लगभग, ये वाली इक्वेशन ये है, ये वाली ये है। तो देखो बच्चे अब हम हेडिंग लगा रहे हैं सेकंड नंबर पे, टू प्रूव फाई नाम का फंक्शन हमें प्रूव करना है 1 1। बच्चे 1 1 का मतलब होता है आप दो इमेजेस को इक्वल लेकर चलोगे और प्रूव करोगे कि वो दोनों एलिमेंट आपस में क्या हैं? इक्वल। अब देखो इमेज अगर इक्वल थी और एलिमेंट भी इक्वल आ गए, इसका मतलब एक की एक इमेज, तो फंक्शन क्या प्रूव हो गया? 1 1, यानी वेल डिफाइंड का जस्ट उल्टा। अब की बार मैं ये चीज इक्वल लेकर चल रहा हूं और ये चीज इक्वल प्रूव करूंगा। तो बच्चे गिवन तो हमें है 5k + a इज इक्वल टू 5k + b, और बच्चे प्रूव हम करेंगे k + a इज इक्वल टू k + b। अगर कर पाए तो 1 1 हो गया। अब बच्चे इसको करने के लिए जो चीज गिवन है उसको बुला लिया। गिवन क्या है हमें? 5k + a इज इक्वल टू 5k + b। बच्चे इक्वेशन नंबर 7 दिख रही होगी बोर्ड पे। 5k + a किसके इक्वल है? fa। तो यूजिंग इक्वेशन 7, जैसे ही समीकरण 7 का यूज करोगे तो ये क्या बनेगा? fa। और बच्चे इक्वेशन 7 से ही ये क्या बनेगा? fb। अगर b है तो b, a है तो a। अच्छा b को इधर लेकर आऊंगा, बड़ा ट्रिकी स्टेप है बच्चे। वैसे तो हमने दोनों तरफ -fb जोड़ दिया, तो कहने का मतलब fa - fb। बच्चे इक्वल टू में 0 लिखेंगे या 0 डैश? 0 डैश, क्योंकि fa fb चेक करो, जो मैंने पहला डायग्राम बनाया था उसमें एलिमेंट fa टाइप के हैं, तो जो r डैश सेट में fa है तो 0 डैश भी किसकी आएगी? r डैश की। तो यहाँ पर 0 मत लिख बैठना, क्या लिखोगे? 0 डैश, क्योंकि जब f लगा होता है तो वो r डैश का एलिमेंट है, और r डैश में 0 भी 0 नहीं होगी, क्या होगी? 0 डैश। अच्छा f क्या दिया हुआ है? रिंग मॉर्फिज्म। रिंग मॉर्फिज्म से इसको वापस क्या लिख दोगे? fa - b। तो रीजन लिखने जरूरी है। f इज अ रिंग मॉर्फिज्म, और अगर f एक रिंग उल्टा ही चल रहा है बिल्कुल वेल डिफाइन का, तो ये बन गया बच्चे fa - b बराबर 0 डैश। इसको पढ़ना सीख लो, बस खुद से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा बच्चे। बोलो क्या लिखा हुआ है? ऐसे नहीं, इसके बाद अगला स्टेप क्या बनवा रहा है वो? a - b belongs to k। क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट पर f लगने पर वो दूसरे ग्रुप की किससे मैपिंग? आइडेंटिटी। तो बच्चे ये एलिमेंट किसका हो गया? कर्नल का। तो देखो बाय डेफिनेशन ऑफ k या बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल a - b चला गया k में। और बच्चे अगर स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H, अब वो वाली प्रॉपर्टी रिवर्स लगा दी। प्रॉपर्टी रिवर्स क्या? अगर स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H, देयरफॉर कैपिटल H प्लस स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H। क्या स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H चल रहा है? तो उसको क्या लिख सकते हैं? कैपिटल H प्लस स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H। बच्चे कैपिटल H में कौन है? k। स्मॉल h में कौन है? a - b। और कैपिटल H में कौन है? k। तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H। बच्चे -b दोनों तरफ जोड़ दिया या b जोड़ दिया दोनों तरफ, यानी -b उधर चला गया तो क्या बना? k + a इक्वल टू k + b। यही प्रूव करना था बच्चे। तो फंक्शन क्या प्रूव हो गया? 1 1। सो phi इज 1 1। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए पहला रिजल्ट प्रूव कर दिया बच्चे 1 1। अब अगला क्या प्रूव करना है? ऑन टू के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है बच्चे, प्रूव नहीं कर सकते। जब हमें फंक्शन ही कुछ नहीं दे रखा तो उसके अंदर फिर हम कैसे ऑन टू दिखाएं? वैसे ऑन टू का मीनिंग बता देता हूं। ऑन टू का मीनिंग होता है सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो ऑन टू के लिए जस्ट एक स्टेटमेंट लिखेंगे और लिख देंगे फंक्शन हमेशा क्या है? ऑन टू। तो हेडिंग लगाएं टू प्रूव phi इज ऑन टू। तो यहां से मिटा रहा हूं बच्चे मैं, क्योंकि बाकी सब कुछ तो चाहिए मुझे। थर्ड नंबर पे हेडिंग लगाओ टू प्रूव phi नाम का फंक्शन हमें प्रूव करना है ऑन टू। बच्चे ऑन टू के लिए स्टेटमेंट लिखना सीख लो, और आगे हमेशा के लिए जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस में पढ़ेंगे तो बहुत बार ऑन टू के लिए लिखेंगे बच्चे। तो ध्यान से सुन लो, जब भी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना हो तो बच्चे सेकंड सेट के एलिमेंट के ऊपर फॉर ऑल का साइन लगा दो। बच्चे सेकंड सेट में एलिमेंट किस टाइप का है? fa। तो बच्चे उसके आगे किसका साइन लगा दो? फॉर ऑल, यानी सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ये fa बिलोंग किससे कर रहा है? r डैश। लिखने का तरीका सीख लो, फॉर ऑल fa बिलोंग्स टू r डैश, देन देयर एग्जिस्ट an element
बचे एलिमेंट किस में ढूंढना है, पहले में। ये एलिमेंट की हमें क्या चाहिए, प्री इमेज चाहिए। इसकी प्री इमेज कौन है, k प्लस a, जो किस में बैठा है, r अपॉन k। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट k प्लस a बिलोंग्स टू r अपॉन k सच दैट, जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है बच्चे, फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया है, phi k प्लस a इज इक्वल टू f a, phi k प्लस a इज इक्वल टू f ऑफ a। और इसके बाद लिख दोगे फंक्शन क्या प्रूव हो गया, ऑन टू। क्योंकि जब हमें कुछ फंक्शन के बारे में लिखा ही नहीं हुआ तो उसको ऑन टू ऐसे तो दिखा नहीं सकते, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर इसके सारे एलिमेंट के लिए यहाँ पर कोई ना कोई क्या है, प्री इमेज। किस तरीके से, जब फाई को इस पे लगाओगे तो क्या मिलेगा, एफ ए, तो वो फंक्शन हमेशा क्या प्रॉपर्टी रखेगा, ऑन टू। सो फाई इज ऑन टू। बच्चे 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, लास्ट प्रॉपर्टी क्या रह गई, रिंग मॉर्फिज्म। अब रिंग मॉर्फिज्म हमें फाई फंक्शन को प्रूव करना है, एफ को नहीं करना बच्चे। तो लिखें टू प्रूव फाई बी अ रिंग मॉर्फिज्म। फोर्थ में लिखें टू प्रूव फाई नाम का बंदा बी अ रिंग मॉर्फिज्म। अरे रिंग में कितनी प्रॉपर्टी होती है रिंग मॉर्फिज्म में, 2। अब बच्चे ध्यान से, हमने जो रट्टा मारा हुआ है रिंग मॉर्फिज्म का, वो रटा हुआ है एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी, क्योंकि उसमें पहला सेट आर होता था। बच्चे फाई नाम का जो फंक्शन है उसमें पहला सेट कौन है, आर अपॉन के। तो प्रॉपर्टी फाई ए की जगह क्या आएगा, के प्लस ए, बी की जगह क्या आएगा, के प्लस बी। तो बच्चे प्रॉपर्टी को लिखने का तरीका देख लो। हमें पहले नंबर पे प्रूव करना है फाई के प्लस ए प्लस के प्लस बी। तुमने क्या रटा हुआ है मैं बताता हूँ, फाई ए प्लस बी, पर यहाँ पर ए ना होकर पहले सेट में एलिमेंट किस टाइप का है, के प्लस ए। तो बच्चे फाई ए की जगह रखा के प्लस ए प्लस बी की जगह के प्लस बी। तो अब रिजल्ट क्या प्रूव करना होगा, फाई के प्लस ए प्लस फाई के प्लस बी। ये तो रिंग मॉर्फिज्म की पहली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। सेकंड पे मल्टीप्लाई लगा दो। तो बच्चे कहने का मतलब फाई के प्लस ए इंटू के प्लस बी, तो ए और बी की जगह हमने के प्लस ए और के प्लस बी रिप्लेस कर दिए, और रिजल्ट लेकर आना है फाई के प्लस ए डॉट फाई के प्लस बी। अगर लेकर आ पाए तो प्रूव हो जाएगा बच्चे। बस सारी हो गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। पहली प्रूव कर रहे हैं, टू प्रूव फाई के प्लस ए प्लस के प्लस बी इज इक्वल टू फाई के प्लस ए प्लस फाई के प्लस बी। देखना मुझे बोर्ड पर तो नहीं आना आ रही है, बट बस के बाद इधर लिखूंगा के प्लस बी नहीं दिख रहा। तो बच्चे कहने का मतलब मैंने एलएचएस को बुला दिया, तो हमें प्रूव करना है फाई के प्लस ए प्लस फाई के प्लस बी। मैंने पहली वाली प्रॉपर्टी बुला ली, ये वाला रिजल्ट बुला लिया बच्चे। अब हम एलएचएस को लेकर चल रहे हैं और कुछ ना कुछ करके क्या ले आएंगे, आरएचएस। बच्चे एलएचएस को बुला लिया, एलएचएस में दिया हुआ है फाई के प्लस ए प्लस के प्लस बी। और बच्चे कल इसको बिना पढ़े बता जाना। हाँ इधर देखो, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कोशिएंट रिंग लिखा है बच्चे। कोशिएंट रिंग में नीचे इक्वेशन नंबर बताना 4 और 5 थी क्या। कोशिएंट रिंग में देखो k प्लस a प्लस k प्लस b 5 है क्या बच्चे। इक्वेशन 5 का यूज कर रहा हूं, तो k प्लस a प्लस k प्लस b को क्या लिख सकता हूं, a प्लस b। एक एक खत्म हो जाएगा कोशिएंट रिंग की डेफिनेशन से। तो बच्चे यूजिंग इक्वेशन 5 इसको कोशिएंट रिंग की प्रॉपर्टी से लिखा मैंने। 2 प्रॉपर्टी होती है उसके पास, तो k एक खत्म हो जाएगा और ये बनेगा k प्लस a प्लस b। बच्चे इसको इक्वेशन नंबर 7 से क्या लिख सकता हूं, तुम बताओ। इक्वेशन 7 से इसको क्या लिख सकते हैं, फाई k प्लस a को क्या लिखते हैं, f a। तो फाई k प्लस a प्लस b को क्या लिखेंगे, f प्लस a प्लस b, क्योंकि ये वाला पूरा एलिमेंट रिंग का है। जैसे यहाँ पर ये रिंग का एलिमेंट है तो उसको लिखते हैं f ऑफ a। तो बच्चे इसको क्या लिखेंगे, f ऑफ a प्लस b। फाई को छोड़ दिया करो और k को छोड़ दिया करो। तो यूजिंग इक्वेशन 7 इस रिजल्ट को लिख सकते हैं f a प्लस b। अरे इसको कुछ लिख सकते हैं क्या, क्वेश्चन में f रिंग मॉर्फिज्म दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, f a प्लस f b। फाई को तो प्रूव करना है पर f तो दिया हुआ है, तो लिखा f इज अ रिंग मॉर्फिज्म। अगर f एक रिंग मॉर्फिज्म है तो पक्की बात है बच्चे, इसको सेपरेट करके लिख सकते हो f a प्लस f b। इक्वेशन 7 दिख रही होगी, यस सर। f a को क्या लिख देंगे, फाई k प्लस a। तो लिखें
यूजिंग इक्वेशन 7 ये बन गया बच्चे फाई के प्लस ए प्लस फाई के प्लस बी और बच्चे बराबर में आ गई आर एच एस। तो बच्चे पहली प्रॉपर्टी तो क्या हो गई सेटिस्फाई, दूसरी मैं वहां कर देता हूं मल्टीप्लाई के लिए और कर देते हैं फटाफट स्पीड से। सेकंड टू प्रूव फाई के प्लस ए डॉट के प्लस बी इज इक्वल टू फाई के प्लस ए डॉट फाई के प्लस बी, ये प्रूव करना है। एलएचएस बुला लो, एलएचएस इज इक्वल टू फाई के प्लस ए मल्टीप्लाई बाय के प्लस बी। अरे कोशिएंट रिंग में दूसरी प्रॉपर्टी भी तो होती है, दो बंदे अगर मल्टीप्लाई में तो क्या लिख सकते हैं के प्लस ए बी, के प्लस ए बी। तो वो इक्वेशन थी 6 यूजिंग 6। तो अपने नोट्स में 6 नंबर इक्वेशन देखना, कोशिएंट रिंग की प्रॉपर्टी से इसको लिख दिया k प्लस ए बी। फिर से 7 यूज करो बच्चे फाई k प्लस ए बी, फाई k प्लस ए बी को क्या लिखेंगे f a b। तो इक्वेशन 7 यूजिंग 7 इसको लिख दिया f a b। f क्वेश्चन में क्या है रिंग मॉर्फिज्म, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं सिंस f इज अ रिंग मॉर्फिज्म। और अगर f रिंग मॉर्फिज्म है तो बच्चे इसको सेपरेट करके लिख सकता हूं मैं एफ ए डॉट एफ बी। अरे एफ ए को इक्वेशन 7 से वापस क्या लिख सकता हूं फाई के प्लस ए। तो यूजिंग 7 ये बना फाई के प्लस ए और दूसरा वाला बंदा बना फाई के प्लस बी। बराबर में आ गई बच्चे आरएचएस, और अगर आरएचएस आ गई तो फाई क्या प्रूव हो गया रिंग मॉर्फिज्म। बच्चे 1 1 हो गया, ऑन 2 हो गया, रिंग मॉर्फिज्म हो गया, तो कुल मिलाकर क्या हो गया आइसोमॉर्फिज्म। सो R अपॉन K ये आइसोमॉर्फिक का सिंबल होता है किसके साथ R डैश। क्वेश्चन में R अपॉन K क्या था कोशिएंट रिंग, ये क्या था होमोमॉर्फिक इमेज। तो रिजल्ट क्या प्रूव हो गया एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशिएंट रिंग। या तो पेपर में आएगी नहीं, और अगर आएगी तो 12 नंबर से कम आएगी नहीं। दो ही थ्योरम बताऊंगा 12 नंबर की, एक तो ये और एक बच्चे कल तो खत्म नहीं होगा, परसों खत्म होगा संडे को, और संडे को जो थ्योरम कर रहे हैं वो या ये एक श्योर है पेपर में 12 नंबर में जाएगी बच्चे। मैं तो कहता हूँ ये वाली चली जाए तुम्हारे लिए बहुत इजी है। अब सुन लो पढ़ कर क्या आना है बच्चे कल की क्लास में। कल की क्लास में कोई भी बच्चा रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर आईडी फील्ड ये 3 डेफिनेशनों को पढ़े बिना मत आ जाना। चौथा कोशिएंट रिंग में कितनी प्रॉपर्टी होती है 2, वो दोनों रटी होनी चाहिए। कोशिएंट रिंग होता क्या है, कोशिएंट रिंग का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है i + 0। बस यही तो गलतियां बच्चे, फिर तो थ्योरम दिक्कत आएगी। कोशिएंट रिंग में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है i + 0, 0 नहीं होता, 0 सिर्फ किस में होता है r में। पर अगर r अपॉन i है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा i + 0। ऐसे r अपॉन k है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट k + 0। बस इतने में काम सारा है इसमें। ओके थैंक यू। पढ़े 10 मिनट रुक जाओ। एक लाइन लिखनी है फिर वो थ्योरम ही होगी, घर पे ही करनी है तुम्हें, घर पे करनी है बच्चे। सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद मैंने तुम्हें ये कहना है कि घर से क्वेश्चन नंबर 8 लिखना है। क्वेश्चन 8 याद है ना आर ए वाला, वो वापस लिखना है। बस दे दो मेरे को, दे दो बस एक स्टेटमेंट लिखाना है मैंने। कल इसको करेंगे तो 15 मिनट खराब होंगे इसमें, 8-10 मिनट पढ़े यूज कर लेते हैं। तुम्हें भी हो जाएगा, तुम्हारी थ्योरम हो गई 10 मिनट। मेरे को 2 मिनट ही चाहिए। थ्योरम नंबर 3.6 ये लो बच्चे, जल्दी से देख लो। बच्चे थ्योरम नंबर है 3.6, क्रम में चल रही है, सारी थ्योरम में करवाई है आपको ये वाली और सारी पढ़ कर जानी है बच्चे। लेट R be a commutative ring, R be a commutative ring with unity and small a belongs to R, then the set
I is equal to RA for all R belongs to R is a principal ideal of R generated by A. That means I नाम का जो सेट है वो A से जनरेट हो रहा है। अरे किसी भी चीज को प्रिंसिपल आइडियल प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना होता है? उसमें जनरेटर लेकर आना होता है। उसमें क्या लेकर आना होता है? जनरेटर। और प्रिंसिपल आइडियल अपने आप में आइडियल भी तो होना चाहिए। तो बच्चे बस कुछ नहीं करना, आर नाम का बंदा क्या दिया हुआ है? कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। कॉम्यूटेटिव रिंग है ना, आर क्या है बच्चे? कॉम्यूटेटिव रिंग। आई नाम का एक सेट दिया हुआ है जिसमें किस टाइप के एलिमेंट है? आर ए, जहां पर आर बिलोंग्स टू आर। कहता है इस आई को क्या प्रूव कर दो? प्रिंसिपल आइडियल। और प्रिंसिपल आइडियल का मतलब इसको आइडियल भी प्रूव करो और इसमें जनरेटर भी दिखाओ। आर ए नाम का सेट किया था बच्चे, जो आर ए वाला क्वेश्चन नंबर 8 था, वहां पर जहां आर ए था ना वहां आई लिख देना। उस पूरे क्वेश्चन 8 में जहां पर आर ए लिखा था ना मैंने, वहां पर क्या लिख देना? आई। फिर आर ए को पूरा आइडियल प्रूव कर दिया था ना हमने, तो वैसे आई क्या प्रूव हो जाएगा? आइडियल। और क्योंकि उसमें कौन चेंज नहीं हो रहा? ए, तो उसका जनरेटर कौन हो गया? ए। तो बस लास्ट में पहले आई पूरा आइडियल प्रूव हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में जहां पर आर ए था वहां पर क्या लिख दोगे? आई। और उसके बाद लिख दोगे आर ए ही एक्चुअल में किसके बराबर है? आई। और आर ए का जनरेटर किस नाम से होता है? ए। इस सेट में भी जनरेटर किस नाम से है? ए, क्योंकि कंडीशन किस पे लग रही है? आर पे। कुछ नहीं करना, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन लगाकर लास्ट में लाइन लिख देना आई बराबर आर ए बराबर ए, और लिख देना क्वेश्चन खत्म। आई इज द प्रिंसिपल आइडियल। बस इसलिए किया था बच्चे, क्योंकि कल 10 मिनट खराब हो जाते हैं इसमें। क्वेश्चन 8 कर लेना, हो गया? क्वेश्चन 8 पूरा लिख देना, आर ए की जगह बस आई लिख देना, और लास्ट में लिख देना आई बराबर आर ए बराबर ए। आई इज द प्रिंसिपल आइडियल।